आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ एंटीबायोटिक्स की, तो उसी बात को हम आगे चलाते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनकी बेसिक्स बैक्टीरिया के हवाले से। इसके अलावा एंटीबायोटिक लेनी कैसे चाहिए, किन चीज़ों के साथ लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल हेल्दी टॉक से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ी सी आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली जो एंटीबायोटिक ईजाद की थी वो पेंसिलिन थी। लेकिन इसको प्रॉपर जो शक्ल मिली एंटीबायोटिक्स की या एक इम्प्रूव्ड शक्ल मिली वो 1940s में दूसरे आने वाले साइंसदानों ने इस पर मज़ीद काम किया और 1940s में एंटीबायोटिक एक प्रॉपर शक्ल में तैयार होना शुरू हो गई, जो कि बनी नौ इंसान की जो है उसमें बहुत बड़ी ईजादात में से हम एक ईजादात अगर कहें तो गलत नहीं होगा। बेसिकली एंटीबायोटिक का मकसद यही है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हम एंटीबायोटिक को यूज़ करें और इंसान के जिस्म में होने वाली जो इन्फेक्शंस हैं उसको बचाया जा सके। दोस्तों, एंटीबायोटिक जो हैं बेसिकली इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक दोस्तों वो एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, जबकि बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और दोस्तों, कुदरत ने बैक्टीरिया का जो बॉडी है या उसका सेल है उसको इंसान के सेल से कुछ डिफरेंट बनाया है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे क्यों असर नहीं करता नेगेटिव। तो उसके रीज़न यही है कि बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन सेल से डिफरेंट है। इसलिए जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाए बगैर बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है या उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सस्पेंशन सिरप में भी अवेलेबल है और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है वो कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन में भी अवेलेबल होती है। और हमारे यहाँ ये सब फॉर्म्स यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बीमारी, अकॉर्डिंग टू डिजीज़। ये अब डॉक्टर के ऊपर है कि वो कौन सी मेडिसिन, कौन सी एंटीबायोटिक कब देता है और बराह करम अपने जो मुस्तनद डॉक्टर हैं उससे ही आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, वरना यह आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यहाँ हम ये बात करते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो लेने का तरीका क्या है, और यहाँ उससे पहले मैं ये बात करूँगा कि काइंडली एंटीबायोटिक जो है हर इंसान को डॉक्टर, जो मुस्तनद डॉक्टर है या जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो उसको देख के उसकी बीमारी को, उसकी फ़िज़ीक को और बहुत सारे मामलात को देख के लिखता है। तो ये यहाँ पे ये भी होता है कि लोग एक दूसरे की एंटीबायोटिक को देख के वो ख़ुद से ही लेना शुरू कर देते हैं सिम्टम्स को देख के। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर इस चीज़ को देखें और इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी तो है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपका मौलिज आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक के हवाले से अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगा, क्योंकि आम लोगों के जहन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं और अक्सर लोग, हमने ये देखा है कि पूछते हैं डॉक्टर से कि जी हम एंटीबायोटिक जो है वो किस तरह लें, यानी किसके साथ लें। और अक्सर छोटे शहरों में या देहात में ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है कि जी डॉक्टर साहब दूध के साथ हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं, जैसे दूध है, दही है, ये आपकी जो एंटीबायोटिक है उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करती हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को स्लो कर देती हैं। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप दूध से बनी अशिया या दूध जो है या दही है या कुछ भी, वो आप एंटीबायोटिक लेने से 2 से 3 घंटे पहले या बाद में लें। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने कहा आज आप अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के जहन में ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक जो होती हैं आप उसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, डॉक्टर जिस तरह भी आपको बताए। कुछ एंटीबायोटिक आप खाने के बाद ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक के हवाले से भी एक कन्फ्यूजन है कि जी एम्प्टी स्टमक जो
है वो कहा जाता है कि नाश्ते से पहले, ऐसी बात नहीं है। अगर FDA जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इदारा है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मुताबिक एम्प्टी स्टोमिक जो है वो 1 से 2 घंटे अगर आपने कुछ नहीं खाया तो वो आपका एम्प्टी स्टोमिक ही है, तो आप उसको एज ए एम्प्टी स्टोमिक जो है वो ले सकते हैं और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको दी है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है उसका प्रॉपर यूज़ इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि हमारी बॉडी में सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो सारे ही नुकसानदेह नहीं होते, कुछ हमारी बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। तो अगर हम अपनी एंटीबायोटिक का डोज प्रॉपर नहीं लेंगे, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक नहीं लेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन या एंटीबायोटिक ले लेंगे, तो हमारा नॉर्मल फ्लोरा भी डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी का किरदार भी अदा करता है। इसलिए प्लीज़ स्पेशली एंटीबायोटिक के हवाले से, जितनी भी मेडिसिन है उसके हवाले से आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी रिकमेंडेड मेडिसिन जो है वो लें और अपनी बॉडी जो है उसको डॉक्टर की मेडिसिन के मुताबिक अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा सेफ़ रहेगी, बजाय इसके कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो। तो सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, डॉक्टर की रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करें, दूसरों की एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन की तरफ देखकर शुरू ना करें और जो भी हदायत आपको दी जाती हैं उस पर अमल करते हुए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में हम इसको मज़ीद कवर करेंगे, 2 से 3 वीडियोस में, उसके बाद हम मज़ीद टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके प्यारों की सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आपको आम रूटीन में नहीं मिलती, मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही था और यही है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं जो आपको रूटीन में नहीं मिलती, ताकि आप और आपके प्यारों की और आपकी फैमिली की जो सेहत है वो बेहतर रहे। और अगर आपको मेडिसिन लेनी भी पड़े तो आपको पता होगा मेडिसिन लेनी कैसे है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन मिलती रहें। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं। तो आज की वीडियो में इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इसी तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।